नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। हम लोग आज बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की, कश्मीर की वादी में कश्मीरी पंडितों की हो रही हत्याओं की और क्यों डरे हुए हैं कश्मीरी पंडित के वहां वो घाटी छोड़ना चाहते हैं। कश्मीरी पंडितों में एक दहशत फैली हुई है। एक बार फिर वो कश्मीर घाटी से पलायन की अपील कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें घाटी से हटाकर जम्मू रिलोकेट किया जाए, इसलिए क्योंकि लगातार हत्याएं हो रही हैं। इस साल जो हत्याएं हुई हैं उसमें बाहर से आए काम करने वाले मजदूर से लेकर सरपंच तक मारे गए हैं, यानी कि तमाम निशाना सॉफ्ट टारगेट पर है, आम लोगों पर है। सिर्फ 7 मई से 2 जून तक जो आम लोगों की हत्याएं हुई उसमें ज्यादातर शिनाख्त करके कश्मीरी हिंदुओं और पंडितों को निशाना बनाया गया। हालांकि इसमें दूसरे धर्म के लोग भी मारे गए, लेकिन एक ट्रेंड सामने आ रहा है कि निशाने पर कश्मीर के पंडित हैं और हिंदू हैं। इसमें राहुल भट्ट का नाम सामने आया है। राहुल भट्ट की हत्या हुई। अमरीन भट्ट, टीचर रजनी बाला, बैंक मैनेजर विजय कुमार जो कि राजस्थान से यहां पर आए थे, उन्हें निशाना बनाया गया। तो ये वो लोग हैं जिनकी हत्याएं हुई हैं पिछले अब मई से लेके अभी तक की अगर हत्याओं का आंकड़ा देखें तो कुछ लोग ये मानते हैं कि 90 में जब वादी से कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा पलायन हुआ था, ये उसी तरह के हालात हैं। पंडितों के पलायन और हत्याओं पर सियासी बवाल भी मचा है। बयान आ रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर प्रदर्शन किया और सवाल पूछे कि जब कश्मीरी पंडित इन हत्याओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार उनके प्रदर्शन पर रोक क्यों लगा रही है। कश्मीरी अब मीटिंग नहीं, एक्शन चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो 4 मांगे रखी हैं कि एक्शन प्लान हो इसे रोकने के लिए। कश्मीरी पंडितों से जो साइन करवाया गया बॉन्ड है उसे रद्द किया जाए, उनकी मांगे मानी जाए और उन्हें सुरक्षा दी जाए। टारगेट किलिंग पर कई तरह के बयान सामने आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने ही कहा है कि जब जब बीजेपी का शासन आता है कश्मीरी पंडितों का पलायन होता है। ये बयान है अरविंद केजरीवाल का, लेकिन अलग अलग पार्टियों से बयान इसके ऊपर आ रहे हैं। एक और बयान आया है जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि जिनको कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा करनी है उनको फिल्म के प्रचार से फुर्सत ही नहीं। निशाना कश्मीर फाइल्स पर है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि डरे हुए कश्मीरी पंडित भाग रहे हैं। ये बेहद परेशान करने वाली बात है। यानी कि देखिए कि इसमें कांग्रेस से लेकर शिवसेना सभी पार्टियां उतर आई हैं। आम आदमी पार्टी। कश्मीर फिर से जल रहा है और स्थिति नियंत्रण के बाहर है, संजय राउत ने कहा है। कश्मीरी पंडितों पर हमला कश्मीर की आत्मा पर हमला है, फारूक अब्दुल्ला का बयान है। कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने वाली बीजेपी कश्मीरी पंडितों की जान बचाने में फेल है, ये बयान आया है एनसीपी की तरफ से। सवाल है, आतंकियों के लगातार निशाना बनाया जा रहा है, आतंकी मारे जा रहे हैं, लेकिन हत्याएं नहीं रुक रही हैं। क्यों? पलायन रोकना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्या कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा में सरकार नाकाम रही है? ये तमाम सवाल जो हैं वो बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ में सबसे पहले हम लोग में खास मेहमान मौजूद हैं, वो कश्मीरी पंडित जो इसके भुक्तभोगी हैं। नीरू भट्ट है मेरे साथ जो शिक्षक हैं और वो राहुल भट्ट की नेबर हैं, पड़ोसी रही हैं। रंजन जोशी हैं जो कि अध्यक्ष हैं। मैं आपको बता दूं कि वो अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर्स पीएम पैकेज एम्प्लॉय एसोसिएशन जो है उसके वो प्रेसिडेंट हैं, उसके वो अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ रूबॉन सप्रू भी जुड़ रहे हैं। रूबॉन सप्रू जो हैं वो पीएम पैकेज एम्प्लॉय रहे हैं जम्मू ग्रुप के और हाल में ही वो माइग्रेट किए हैं। पहले आप तीनों से मैं बात करना चाहूंगी। रूबॉन, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। आप हाल में वहां से निकले भी हैं और आप ये पीएम पैकेज के तहत वहां पर काम करने के लिए गए थे। किस तरह के हालात थे? आप वहां से आपने वापस पलायन किया है? मुझे क्लियर आवाज नहीं आ रही है तो फिर भी मैंने क्वेश्चन सुन लिया। मैं आपको एक बात ये जरूर कहना चाहता हूं कि जब 2010 में ये प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज इंप्लीमेंट हुई है, इसका ये रॉन्ग लाइन पर इंप्लीमेंट हुई है। इसका कोई रोड मैप नहीं था, इसका कोई प्लान नहीं था इंप्लीमेंट करने का। हमने लगातार 2010 से ही ये सक्सेसिव गवर्नमेंट से जितने भी सक्सेसिव गवर्नमेंट रहे हैं हमने रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, हमने डिमांड्स की है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज है इसको आपने रिवोक करने की जरूरत है, इसको जम्मू में ही इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। लेकिन हमारी हर एक बात जो है उसको सीरियसली नहीं लिया गया। आप लोगों को ऐसा क्यों लगा था कि जम्मू में ही इंप्लीमेंट करने की जरूरत है और आप क्या वहां पे सिचुएशन थी?
मैं देखो 2010 में इस पैकेज को सबसे पहले उस समय की गवर्नमेंट ने रिहैबिलिटेशन के साथ लिंक किया। हमारी उसमें भी डिमांड रही है, आज भी डिमांड रही है। ये रिहैबिलिटेशन नहीं है, इसको इकोनॉमिक पैकेज घोषित करना था। रिहैबिलिटेशन तब होती है जब सारी कम्युनिटी उसका पार्ट बनती है जी। हमारी सारी कम्युनिटी पार्ट नहीं बनी थी। हमें एक एक या दो दो को जॉब्स दी गए थे, और जब हम कश्मीर जाते तो हमारी सारी फैमिली जो थी वो जम्मू में थी। हमें 1 महीने 15 दिन जब भी कोई खुशी और गम होता था, हमें कश्मीर से भाग कर आना पड़ता था, या जब वहां सिचुएशन खराब होती थी हमें जम्मू की तरफ तो पूरे परिवार वहां पर नहीं जा पाए थे, तो ये रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ, ये सिर्फ इकोनॉमिक पैकेज हुआ। आप वहां से छोड़ के वापस आए, क्या वजह रही आपके वापसी की? अब जो मैंने कहा कि ये पीछे भी कोई हालात अच्छे नहीं रहे हमारे, मतलब 2010 से तो हमारे साथ कुछ चीजें हुई हैं जिनका हमने सक्सेसफुल गवर्नमेंट को इंटीमेट किया है, तो बहरहाल उन्होंने उसका संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन पिछले 7 मई 2021 से, जब से स्कूल में पहली बार सॉफ्टवेयर टारगेट कश्मीरी पंडितों को बनाया गया है और उनको उनकी किलिंग्स की है, उसके बाद कुछ दिनों से 12 मई से जब राहुल भट्ट जी की हुई है, और उसके बाद जो सिलसिला सॉफ्ट टारगेट कश्मीरी पंडितों को बनाए जाते हैं, माइनॉरिटीज को बनाया जाता है, ये इससे पूरा जो कश्मीरी पंडित लोग वहां काम वैली में काम करते हैं परमिशन एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत, उनमें एक बहुत सा डर का माहौल जो है वो पैदा हो गया है। लेकिन देखो अनफॉर्चुनेट पार्ट सबसे ज्यादा इसमें यह है कि ये जो किलिंग हुई है ये वर्किंग प्लेस पर हुई है। अगर वर्किंग प्लेस पर किलिंग होती है तो ये कंप्लीट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो दिखाता है। बिल्कुल, जितनी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है कि वो हर एक एम्प्लॉय, पर्टिकुलरली कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय यूथ जो वैली में प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पैकेज या दूसरे पैकेज के अंडर काम करते हैं, क्योंकि हम विक्टिम ऑफ टेरर है। हमें 90 से ही हमें निशाने पर है जी। आप कह रहे हैं कि लगातार निशाने पर हैं, पहले भी हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन पिछले साल से जो लगातार हत्याएं हो रही हैं उसके बाद हालात और बिगड़े और डर है। रंजन जोशी, आप अध्यक्ष हैं पीएम पैकेज एम्प्लॉय एसोसिएशन के इस समय, और आप जो हैं वो एक ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं। उस ट्रांजिट कैंप में किस तरह की स्थिति इस वक्त है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हालात क्या हैं? देखिए, जिस प्रकार से राहुल भट्ट जी की हलाकत हुई 12 मई को, पूरे एम्प्लॉयज में एक शोक की लहर दौड़ गई, हम पूरे डर के माहौल में आ गए। तो उस दिन से ही हम लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं और गवर्नमेंट के सामने, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपनी एक ही मांग रख के आए हैं कि हमें फिलहाल कुछ देर के लिए आप टेम्परेरी शिफ्ट कीजिए जम्मू की ओर, जब तक घाटी के अंदर हालात सामान्य ना हो और वैसा वातावरण हमें ना दिया जाए कि जिससे हम सेफ और सिक्योर फील करें, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। यहाँ पे नौकरी पिछले 12 सालों से हम माइक्रो इंटीरियर्स में जाते थे। मैंने पूरे साउथ दक्षिण कश्मीर में काम किया है, चाहे वो शोपियान हो, कुलगाम हो, अनंतनाग हो, पुलवामा हो, जो कि टेरर इलाके माने जाते थे। तो उन दिनों भी लेकिन डायरेक्ट थ्रेट हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लाइफ के ऊपर नहीं था, हम काम करते थे वहां पे। अब क्या बदला है कि आपको लग रहा है कि डायरेक्ट थ्रेट कश्मीरी पंडितों की जिंदगी पे आ गया? आप पहले भी वहां पे काम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जिस प्रकार से ये सीरीज ऑफ किलिंग चल रही है, पिछले कुछ मुझे लगता है अक्टूबर 2021 से पहले बिंद्रू जी को शहीद किया जाता है, फिर सुपिंदर कौर, दीपक चंद मेहरा, उसके बाद फिर सतीश सिंह हमारे राजपूत भाई थे, उसके बाद राहुल भट्ट की किलिंग, फिर रंजीत सिंह एक बारामूला में वाइन शॉप पे काम करते थे उनको। इसके साथ साथ हमारे जितने भी देशभक्त लोग, मैं कहूंगा नेशनलिस्ट फोर्सेस, उसमें हमारे मुस्लिम भाई जो सिक्योरिटी फोर्स जेकेपी में थे, ऑफ ड्यूटी थे, सैफुल्लाह कादरी साहब, उनको भी टारगेट किया जाता है। उनकी बच्ची साथ में थी, स्कूल के लिए जा रही थी, उनको भी निशाना बनाया जाता है। उसके नेक्स्ट डे ही अमरीन भट्ट जो कि एक टीवी आर्टिस्ट थी, उसको घर जाके गोलियां लगती है और उनके जो भतीजे थे उनको भी निशाना बनाया जाता है लगातार। हाँ, उसके साथ साथ हमारी फिर एक कैंप्स में जहां पे आप रहते हैं एक शेयर्ड अकोमोडेशन है, कैंप की क्या स्थिति है? ये भी सुनने में आया है कि आप लोग, कई लोग निकलना भी चाह रहे थे, वहां से पलायन करना चाह रहे हैं, पर वहां पर सुरक्षा फोर्सेज या पुलिस की गाड़ियां बाहर में है और लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। नहीं मैम, वो तो पहले दिन उन्होंने लगाई थी, लेकिन जब हालात खराब हुए तो फिर उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भाई का माहौल था। हमारे फैमिलियां वहां पे परेशान थी, क्योंकि हमारी फैमिलियां यहाँ पे नहीं है, हमारे माँ बाप और हमारे बच्चे। क्योंकि ये रिहेबिलिटेशन मैं इसको नहीं कहूंगा, जैसे मेरे भाई रुबन सप्रू जी ने कहा कि ये इकोनॉमिक पैकेज होना चाहिए था, क्योंकि सरकार ने उस प्रकार का यहाँ पे स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया था। 6000 नौकरियां थी और आज तक अगर हमारे 5500 एम्प्लॉयज घाटी के अंदर काम कर रहे हैं, तो अभी 1000 लोगों के लिए भी अकोमोडेशन नहीं खड़ी है। तो अभी देखिए, हम मटन में 6 फैमिली एक ही सेट में रहते हैं,
एक ही किचन में 6-6 फैमिलियां खाना बनाते हैं, एक ही वॉशरूम हम यूज करते हैं। इवन कोविड के दौरान भी जब मोदी जी कहते हैं में हालात अभी भी इतने बुरे हैं, सबके लिए जगह भी नहीं है, एक ही कैंप में आप कह रहे हैं 6-6 परिवार हैं। बिल्कुल मैम, जगह भी नहीं है। और बिल्कुल बाकी जो मेरे भाई रेंटेड पे रहते हैं, कम से कम 4,500 लोग हमारे रेंटेड अकोमोडेशन पे, जो कि बहुत ही वल्नरेबल थे, वो कभी भी टारगेट बन सकते थे, वो उनमें बिल्कुल भयभीत हो गए थे, डर का माहौल था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले रेंटेड पे जो लोग रहते थे, उन्होंने सबसे पहले पलायन किया यहाँ से, क्योंकि सबसे पहले उनको जान बचानी थी अपनी। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं नीरू भट्ट, उसको भी, उस पे भी एक तरह से रोक लगाई जा रही थी, लोगों को निकलने से रोका जा रहा है, पर इतना डर और दहशत है और वर्क प्लेसेस पे हमले हो रहे हैं, आप लोग लगातार खौफ के साए में हैं, निकलना चाहते हैं वहां से लोग, बल्कि विरोध प्रदर्शन बहुत है इस पर कि आप हमें या तो सुरक्षा दीजिए या हमें जाने दीजिए। तो इस समय क्या दिख रहा है, आप भी वहां से निकलना चाहेंगी अब क्या? यस मैम, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जान है तो जहान है। जान होगी तभी हम नौकरी कर पाएंगे, जान होगी तो तभी हम एकोमोडेशन वगैरह ये सब देख। जो हमारा जो भाई शहीद हुआ है उसके पास सब कुछ था, एकोमोडेशन भी थी, उसके पास नौकरी भी थी, सब कुछ था। आप राहुल की बात कर रहे हैं, राहुल भट्ट की? हाँ जी, हाँ जी। एंड में उस मतलब वो जान से गवा बैठे। तो हाँ, एक ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ एक रिहैबिलिटेशन दिखाया है पूरे वर्ल्ड वाइड में कि हमने कुछ लोगों को रिहैबिलिटेट किया है, मगर एक्चुअली में वो रिहैबिलिटेशन टोटली फेल है। इन्होंने कुछ चंद लोग उठाए और इन्होंने कश्मीर में डाल दिया, बट इन्होंने बिल्कुल नहीं देखा कि हम किस तरीके से यहाँ सफर कर रहे हैं। जैसे कि हमारी अब रजनी बाला मैम थी, वो भी बेचारी शहीद हो गई। उन्होंने कितनी बारी सीओ ऑफिस में जाके बोला कि मेरे को सिक्योरिटी दे दो, मेरे को सिक्योरिटी दे दो, उनको प्रोवाइड नहीं की, ना उनका कहीं पे मतलब सिक्योर जोन में रखा। आज अगर ये नेग्लिजेंस है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो तभी उनकी ये जान आज चली गई। अगर थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे लिए थोड़ा सीरियस होते तो आज हमें ये नौबत ही नहीं होती। अगर उन्होंने पहले से, हमें जब पता है कि यहाँ की सिचुएशन कैसी है, यहाँ लाइफ थ्रेटनिंग हमेशा है, हमें पता ही नहीं होता जब हम ऑफिस से घर आ रहे होते हैं हम जिंदा जाएंगे भी कि नहीं, मतलब यहाँ पे इतनी अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी लगातार अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन ये भी सवाल है कि आम लोगों को मारा जा रहा है और इसमें जो शामिल लोग हैं वो आम लोग हैं। बहुत पहले पाकिस्तान ट्रेन टेररिस्ट होते थे, अब यहाँ पे जो हत्याएं हुई हैं इसमें लोकल्स हैं, तो कितनी सुरक्षा दे पाएंगे? सवाल माहौल पे है कि ऐसा माहौल वहां पर खड़ा हुआ है कि अब वहां के लोकल्स जो हैं, युवा जो हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। रणबीर सिंह पठानिया प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सवाल आपसे हैं, क्योंकि अब तो ये राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र सरकार की नीतियां रही हैं और ये कहा जा रहा है, आपने सुना अभी इन तीनों लोगों को सुरक्षा की कमी, किसी तरह से इकोनॉमिक पैकेज देकर, वो तो पहले से 2010 से इन्हें यहां पर लाया गया, रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ, लेकिन अभी भी रहने का ठिकाना नहीं। बल्कि अभी आप साफ साफ कह रही थी हमारी मेहमान जो यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ, नीरू भट्ट, के सिर्फ आश्वासन मिला है, जैसे तैसे लाकर वहां पर रख दिया गया है दिखाने के लिए। सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन है, वादे बातें जो की गई हैं, दरअसल जमीनी हालात ऐसे नहीं है कि वहां पर आके लोग रहें। रणबीर सिंह पठानिया, ऐसा है नजमा जी की पूरी सहानुभूति और संवेदना है अपने कश्मीरी पंडित और बल्कि जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी, बल्कि हिंदू कम्युनिटी या नॉन मुस्लिम जितने भी लोग हैं वहां, और इनकी पीड़ा और इनका जो अंदर का दर्द है उसको फील कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। आपका 1 मिनट लूंगा कि ये एक ऐसी जम्मू कश्मीर एक अकेली ऐसी रियासत थी पूरे देश में जहां अंग्रेजों का राज नहीं था, और जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी कि जिसपे कभी भी मजहब, क्षेत्र, इलाका के नाम पे कोई भी ऐसा कुछ छिटपुट घटना भी कभी नहीं होती थी। ये मेरे साथी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन ये 90 वर्ष पहले ये जो सांप्रदायवाद की जो नींव जिसे कहते हैं रखी गई है, और उस 90 वर्ष पहले फिर वो 47 में जिसे कहते हैं 2 प्रधान 2 निशान 2 ही जिसे कहते हैं इसमें 2 ही झंडे की जो बात की गई, उसको अल्टीमेटली ये ऑल थिंग्स दे हैव बीन अनडन, इसको सब खोल दिया गया है उसमें। अब ये नतीजा है कि जितने भी केंद्र कानून आज जम्मू कश्मीर में आए हैं, मैं हिंदू की बात क्या करूं, मैं मेरे मुसलमान भाइयों की बात करूं, एसटी में जो है आज उनको पहले बार पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला है जम्मू कश्मीर में, जिसमें हिंदू गद्दी बड़े थोड़े हैं, मुस्लिम मेरे गुजर भाई ज्यादा है। अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की ओर जाए, अब आतंकवाद की ओर जाए, मेरे जो भाई बहन कह रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड जिसे कहते हैं सक्सेस
पिछले 3 के 4 वर्ष। रणवीर सिंह जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको इस समय टोक रही हूं। आपने कहा कि संवेदना है, हम मुद्दे पर आ जाए पहले। डेवलपमेंट जो हुआ वो हुआ कि इस समय जो वहां पे जो हमारे साथ, एक सेकंड सर, ये भुक्तभोगी ये लोग झेल रहे हैं, इनका ये सवाल, इनकी ये बात मैं आपको दोहरा रही हूं। ये कह रहे हैं सिर्फ आश्वासन मिला है, सिक्योरिटी नहीं है, और वादे बहुत सारे किए गए, बातें कही गई, दुनिया के सामने ये बात आई कि हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग वहां पे कश्मीरी पंडित जाएं, हिंदू जाएं और वहां पर रहें, लेकिन इनको एक तरह से निशाना बनाया जा रहा है। ट्रेंड ये उभर रहा है, उसमें मुसलमान भी मारे गए हैं। तो क्या ये सिर्फ आश्वासन है? आर्टिकल 370 हटाने के बाद से क्या शांति और सुरक्षा वहां पे बढ़ पाई है? नजमा जी, मेरा आपसे एक परम अनुरोध है कि विवाद या जिसे कहते हैं बहस या ग्रुप डिस्कशन का नतीजा जब ही होगा जब हम उसकी कोर तक वहां पे जा पाएंगे। ये एक ऐसी कम्युनिटी को आज हम डील कर रहे हैं जो तकरीबन पिछले 3 दशक से अपने होमलैंड से, अपने घर से, अपने क्षेत्र से बाहर है, और ये 30 मैंने 90 साल पहले की बात की, बड़ा सेंसिटिवली इसको डील करना, और ये कमिटेड, जैसे आपने कहा, रिहेबिलिटेशन इकोनॉमिक पैकेज की, इसमें जब तक यही तो कह रहे हैं कि उनका कहना है कि आप इस पे कमिटेड नहीं है या सरकार सुरक्षा देने में नाकाम रही है। मैं आपके इसी विषय पे आ रहा हूं। देखिए नजमा जी, कि आप आंकड़ों को अगर देखें, जितने नंबर थे फॉरेन मिलिटेंट्स के या जितने भी लोकल मिलिटेंट्स थे, आज वो कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए। हड़ताल नहीं होती, बंद नहीं होते, पत्थरबाजी नहीं होता। आज मेरा सवाल है कि मिलिटेंट्स मारे जा रहे हैं पर हत्याएं कम नहीं हो रही हैं। देंगी तो फिर मैं किसी नतीजे पे पहुंचूं, आपको मेरा व्यू नहीं अच्छा लगेगा। आप जरूर कहिए अपनी बात। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ जो इन्होंने सवाल उठाया था, के सवाल पे इस समय उन लोगों को, इस समय उनके प्रोटेस्ट को भी रोका जा रहा था, इस समय उन्हें पलायन करने से भी रोका जा रहा था, तो फिर सुरक्षा दी जाए। पहले तो मैं कॉन्टेस्ट करता हूँ, इससे पलायन नहीं, पलायन 1990 में हो चुका है, ये पलायन नहीं। तो अब ये जो लोग जो जाना चाहते हैं, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, उनको क्या कहा जाए? नहीं, नॉट एट ऑल। पर देखें, एक मैंने आपको कहा कि ये एक चाइनीज एक प्रोवर्ब है कि आप एक को हिट करें और 1000 में आप जिसे कहते हैं अराजकता फैलाएं। ये एक टारगेटेड किलिंग्स करके खौफनुमा एक माहौल पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, खौफ पैदा चाह रहे हैं। और मुझे याद है कई बयान आए हैं कश्मीरी पंडितों की तरफ से ही कि हम वो फॉर्डर बनने के लिए तैयार नहीं, कि जब तक खौफ ये फैला रहे हैं तो हमारे लोग मारे जाए। देखें नजमा जी, ये जम्मू कश्मीर में आपके ध्यान में रहूं कि हम सब के बुजुर्गों ने इस जम्मू कश्मीर की जो रचना महाराजा गुलाब सिंह के नेतृत्व में अपने खून और अपने पसीने के साथ की है। इसमें इस जम्मू कश्मीर को इस समय जो स्थिति है उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार का क्या प्लान ऑफ एक्शन? मैं आपकी स्थिति पे कह रहा हूं, आप सीधा विशेष पे आ जाओ, मुद्दे पे आ जाऊं। हर एक कश्मीरी पंडित भाई को, हर एक वहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी के भाई को एक सेफ माहौल, सेफ जोन में क्रिएट करना। 6 जून का वो एक डेडलाइन है। एक ट्रांसफर ऑर्डर गलती से किसी ने उसको वायरल किया, हमने उसका विरोध किया है। हर एक जिसे कहते हैं इनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना सरकार वचनबद्ध भी है और सरकार कटिबद्ध भी है। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ये टारगेटेड किलिंग्स करके जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की, ये पूरा का पूरा मॉड्यूल, तकरीबन काफी सारा मॉड्यूल मुझे लगता है, देखिए सिक्योरिटी एजेंसीज के काम करने के नतीजे पे हम अगर उनके काम करने के तरीके पे यहाँ पे डिबेट करेंगे तो 6 जून तक अपने काम करने के तरीके पे डिबेट की बात यह कि जिम्मेदारी लेने की बात है कि जो यहाँ पर स्थिति है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आपको समय मिला। हमारे साथ संजय गुप्ता भी है, मुझे ब्रेक लेना है इस सेक्स में, लेकिन संजय गुप्ता मैं आपका कॉमेंट चाहूंगी इसके ऊपर। शिवसेना के नेता हमारे साथ है, वो कह रहे हैं कि डेडलाइन एक तय की गई है, सरकार काम कर रही है और इसके ऊपर जो स्थिति इस समय है उसको, वो आपको लग रहा है कि सरकार इसके ऊपर जो बीटिंग्स हुई हैं, जो 6 जून की बात कर रहे हैं, उस समय स्थिति सुधर जाएगी? क्योंकि कई बयान आए हैं कि कश्मीर जल रहा है और स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर है। संजय गुप्ता जी। नहीं, देखिए नगमा जी, बिल्कुल इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि कश्मीर में जो कुछ भी चल रहा है, वो चाहे सन 90 से चल रहा हो या अभी की बात हो, इन सब के पीछे पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की एक सोची समझी चाल के तहत ही कि किस तरह से कश्मीर को एक इस्लामिक स्टेट बनाया जाए, इसको टारगेट करते हुए ही कश्मीरी पंडितों को मारा जाता है। साथ ही साथ ऐसे मुस्लिमों को भी मारा जाता है जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं या कश्मीर में शांतिपूर्ण रवैये की बात करते हैं जी। तो मुझे लगता है कि इस मामले में हमें यह देखने की जरूरत है कि किन मापदंडों पर हमने पाकिस्तान को एक देश घोषित करवाया। क्योंकि जिस मापदंडों पर हमने पाकिस्तान को एक देश घोषित करवाया, जिस मापदंडों पर हमने अपनी धरती को काट करके पाकिस्तान को दिया ताकि वो अपने आप को सही तरीके से रख सके, लेकिन ना तो वो खुद शांति से रह रहे हैं, ना हिंदुस्तान को शांति से रहने दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार को, चल रहा है वो पाकिस्तान बैक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन
आईजी का बयान है वहां के कि जो किलिंग्स हुई हैं उसमें से कम जो लोकल जो यूथ हैं वहां के वो शामिल है। यानी कि इतना ज्यादा आइडियोलॉजी या इंडोक्ट्रिनेट उन्हें कर दिया गया है कि अब बाहर से आतंकी आने की जरूरत नहीं है। कश्मीर के ही जो स्थानीय लोग हैं उनमें से ही लोग आतंकी निकल रहे हैं। इसको हाइब्रिड टेरर कहा जाता है। उसमें कई ऐसे लोग हैं जो बस ट्रेन हुए और हमला किया। जी, मैं इस क्लेम को ऐसा नहीं है। अब जो है पाकिस्तान से आतंकवादी यहाँ नहीं लाए जाते। अब कश्मीर के लोगों को ही, ये बीच में कौन बोले जा रहे हैं, अब जो है कश्मीर के लोगों को इस तरह से सपोर्ट किया जाता है कि किस तरह से कि कश्मीरी लोगों को इस्तेमाल कर करके कश्मीर के अंदर शांति फैलाई जाए। अब पाकिस्तान से लोग नहीं आने की जरूरत होती। तो मुझे लगता है कि इस मामले में हमें यह देखने की जरूरत है कि जो ताकत हमें पीओके को प्राप्त करने में लगानी है, उतनी ताकत हमें पाकिस्तान को एक हिंदुस्तान का स्टेट बनाने में लगानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार को इस पर एक निर्णय लेकर के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है कि किस तरह से पाकिस्तान को खत्म करके आपका ये मानना, ये देखना होगा कि हमारी जो घरेलू नीति कश्मीर में है उसमें कहां पर कमी है, किस तरह का माहौल बन रहा है और वहां पर शांति क्यों नहीं बहाल हो पा रही, जबकि आतंकियों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, आतंकी मारे जा रहे हैं, बावजूद इसके हत्याओं का सिलसिला नहीं रुक रहा हम लोगों के। एक ब्रेक ले रहे हैं हम लोग में, चर्चा कर रहे हैं कश्मीर में, घाटी में, वादी में हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो लगातार हमले हो रहे हैं, टारगेट किलिंग, आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार, कब रुकेंगी ये हत्याएं। ब्रेक के बाद कश्मीर की घाटी में इस समय कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं पर जिस तरह का हमला हुआ है उसके ऊपर काफी सियासी बयानबाजी भी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है, चूंकि ये यूनियन टेरिटरी है अब, तो केंद्र सरकार की विफलता है कि वहां पर सुरक्षा नहीं दे पाए कश्मीरी पंडितों को। और केजरीवाल ने तो यहां तक मांग की है कि जल्द से जल्द उसका एक्शन प्लान बनाया जाए, सिर्फ मीटिंग्स नहीं की जाए, कश्मीरी पंडितों के साथ जो बॉन्ड साइन किया गया था उसे कैंसिल कराया जाए, उनकी मांगे मानी जाएं। तो ये तमाम आरोप हैं कि बहुत परेशान करने वाली बात है, जिन्हें कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा करनी है, उनको फिल्म के प्रचार से फुर्सत नहीं है, राहुल गांधी का कहना है। तो तमाम विपक्ष की तरफ से बयान आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता इफ्रा जान मौजूद हैं। इफ्रा, ये टारगेटेड किलिंग है, आप मानती हैं इसको? कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के ऊपर निशाना बन रहा है और ये घाटी के ही युवा हैं जो इसमें इन्वॉल्व है अब। जी जी, देखिए साफ साफ तौर पे अगर आप देखेंगे जिस तरह से उनके नाम पूछ के उन्हें मारा गया, तो क्लियरली एक टारगेटेड किलिंग और हेट क्राइम जो है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये हेट क्राइम है, इससे कोई भी भाग नहीं सकता है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इस साल करीबन 18 किलिंग्स हुई और 18 में से 13 लोग जिन्हें मारा गया था, 13 पीपल, वो मुसलमान थे। तो मेजोरिटी में जो लोग यहाँ मर रहे हैं वो एक्चुअली मुसलमान ही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो ना तो मुसलमानों को, ना तो हिंदुओं को और ना तो सिखों को या किसी भी कम्युनिटी को सिक्योरिटी देने में सक्षम या कामयाब। ये सच है कि मुसलमान भी मारे गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कई कश्मीरी पंडित भी हैं। इनका कहना है कि लगातार इनके नाम पूछकर हमला किया जा रहा है और एक बार फिर से घाटी छोड़ने के लिए इन्हें मजबूर किया जा रहा है, जो वापस आ रहे हैं। इफ्रा जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इस बात को देखेंगी तो 1989 में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और 1989 में भी अगर मैं आपको दर्शकों को याद दिला दूं, सरकार जो थी वीपी सिंह की थी और वीपी सिंह के समर्थन में बीजेपी की सरकार थी और जम्मू और कश्मीर में जगमोहन मल्होत्रा गवर्नर थे। उसके बाद 2010 में एक रिहेबिलिटेशन स्कीम बनाई उमर अब्दुल्ला सरकार ने, जिसके अंडर जो आज ये सारे कश्मीरी पंडित आप देख रही हैं जो वापस आ चुके हैं, उनको हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने वापस लाया हजारों की तादाद में। एक टाइम तो ऐसा आया कि इस रिहेबिलिटेशन स्कीम के अंडर 30,000 एप्लीकेशन आई कश्मीरी पंडितों की, जिन्होंने कहा कि वो बाहर के इलाकों से वापस घाटी में रहना चाहते हैं। 30,000 परिवार रहना चाहते थे। मैं नहीं कहती हूँ कि ये स्कीम बहुत ही अच्छी थी और उसमें कोई वाटर टाइट था, लेकिन इतना सिक्योरिटी का आश्वासन था नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के अंदर 2010 के बाद कि कश्मीरी पंडित वापस आना चाहते थे। तो अब कश्मीरी पंडित यहाँ नहीं रहना चाह रहे हैं, आप कह रही हैं कि यहाँ पे वो आश्वासन भी नहीं दिया जा सका है। रणबीर सिंह पठानिया, बिल्कुल भी नहीं। जी रणबीर सिंह।
मैंने पहले भी बात की है इसमें कि राजनीति से परे होके और इस नए एक मॉड्यूल के ऊपर लड़ने की जरूरत है। आपने मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया। आपने रेफर किया राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट, आपने रेफर किया उद्धव ठाकरे जी का स्टेटमेंट, अब आपने रेफर किया फारूक अब्दुल्ला साहब का भी स्टेटमेंट, जो कहीं ना कहीं आग लगाने का काम। देखिए, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। 30 साल से ये लोग इसके दर्द को झेल रहे हैं। इनके दर्द को झेलना और उस दर्द का जिसे कहते हैं परमानेंट सोल्यूशन निकालना, वो एक पार्ट है। उस पर राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी पे कीचड़ उछालना वो दूसरा विषय है। मैंने कहा कि ये जो नया मॉड्यूल जो पाकिस्तान से ट्रेन होके, पाकिस्तान से मॉनिटर होके और पाकिस्तान से पूरा मैनिपुलेट करके मैन्यूवर होके चल रहा है, इसको जड़ से उखाड़ फेंकना। हमने बड़ी बड़ी विकट परिस्थितियां देखी हैं। आप देखिए कारगिल, you just start with Kargil. It happened, but ultimately it sailed through. This new module, ये जो नया जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, इसे उखाड़ फेंकेंगे। आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसके ऊपर विपक्ष का फर्ज बनता है कि सवाल तो उठाएंगे। बल्कि हमारे साथ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, मैं एक सेकंड, मैं एक पोस्टर देख रही हूँ यहाँ पे, मैं एक पोस्टर देख रही हूँ यहाँ पे, और पोस्टर रंजन जोशी जी के हाथ में है। रंजन जोशी जी, आप बताएंगे कि यह क्या पोस्टर है? केज कुछ करके लिखा है, आप केज पैकेज, ये क्या है कि किस बारे में आप बात कर रहे हैं? देखिए, ये मैं बताना चाहूंगा कि हमें जैसे पैकेज मिला, ये तो एक जेल की तरह है। जैसे एनिमल्स को जू में रखा गया है, ऐसे हमें रिहेबिलिटेट किया गया। ना हमारे परिवारों के बारे में सोचा गया, ना हमारे बच्चे कैसे यहाँ पे रिहेबिलिटेट होंगे, उनकी स्कूलिंग कैसे होगी, इसके बारे में किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। मैं इफराज जी से बताना चाहता हूँ, जब एनसी की सरकार थी तो उनको सोच ये, और ये एनसी की सरकार नहीं है, ये केंद्र सरकार जो उस समय यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह जी ने 2008 में, तो स्टेट में उस समय एनसी की सरकार थी। लेकिन मैंने पहले ही आपको बोला, स्टेट में जितनी भी सरकारें रही, चाहे वो एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, बार बार हम उनके पास लगातार गए, चाहे वो उनके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब हो, हम बार बार लगातार उनके पास शिकायत करके गए कि इसमें जो त्रुटियां हैं उनको आप दूर करिए। क्योंकि जब भी हम देखते थे, ना हमारी ट्रांसफर होती थी, ना हमारी प्रमोशन, ना टाइम पे सैलरी। तो ये जो आप कह रहे हैं कि तमाम सरकारों के पास गए लेकिन किसी ने सुना नहीं है, चाहे एनसी की सरकार हो। अभी इफ्रा कह रही है कि एनसी की सरकार के समय आश्वासन और भरोसा था, पर आप कह रहे हैं कि ये हुआ नहीं। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है, जी एक छोटा सा ब्रेक में ले रही हूं। इफ्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जवाब लेंगे उनसे इस पर, और हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं। उनकी तकलीफें इस समय, उनकी मांग जो है वो है क्या, ये जानेंगे। नीरू भट्ट भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शिक्षक हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कश्मीर की। हमारे साथ नीरू भट्ट हैं, रंजन जोशी हैं, रुबॉन सप्रू हैं, और ये तीनों लोग कश्मीरी पंडित हैं। नीरू भट्ट जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इस समय बहुत मेरे पास कम है, समय जो है कम है इस चर्चा के लिए, जो हालात हैं, आप केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं इस समय आप लोग? मैम, हम एक ही चीज चाहते हैं कि अगर ये रिलोकेट नहीं करना चाहते हैं हमें, ठीक है, मगर जब तक इस कश्मीर में मिलिटेंसी है, इन्होंने बोला है 1 साल लगेगा, 2-3 साल लगेंगे इस मिलिटेंसी को रोकने के लिए, मतलब बिल्कुल जीरो करने के लिए जी। तो तब तक हमारी जान की बाजी हम नहीं दे सकते अपनी जान। तो इसीलिए तब उस वक्त तक हमें कश्मीर से आउटसाइड किसी भी जगह पे हमें ब्रीदिंग टाइम, तो वहां नहीं रहना चाहते आप लोग। ब्रीदिंग, आपको सांस लेने के लिए समय चाहिए, वक्त चाहिए, जगह चाहिए, और आप कह रहे हैं कि आप लोग अपनी वहां पर, आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट ना किया जाए, 1-1.5 साल तक आप वहां रहकर अपनी जान देने को तैयार नहीं है। रुबॉन सप्रू, आई वांट ओनली 30 सेकंड्स टू कंक्लूड माय स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हिंदू माइनॉरिटीज को वो प्रोटेक्ट, उनके लाइव्स को प्रोटेक्ट करे वैली में, लेकिन साथ में ये मेजॉरिटी कम्युनिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमारी लाइव्स को सिक्योर करे। जहां अभी तक मेजॉरिटी कम्युनिटी का जो रोल करना चाहे, उन्होंने वो रोल प्ले नहीं किया। और जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, उनकी जो कंडेमनेशन है या स्टेटमेंट्स हैं, वो चलने वाली नहीं है। अगर वो सीरियस हैं इस इशू में, तो फिर उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा इशू जो है वेरी सीरियस। इंपॉर्टेंट बात है आपने कही है। इफ्रा हमारे साथ हैं आप, तो
इफ्रा, मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये सियासत करने का समय नहीं है। अगर आप सीरियस हैं तो कुछ आपने क्या किया इतने दिनों तक? मैं इफ्रा जान का भी पहले जवाब देना चाहता हूँ, प्लीज। आई नीड 10 सेकंड। रूबन, समय कम है। इफ्रा, आप हैं? जी देखिए, पहली बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब गवर्नमेंट थी उस टाइम पे एक भी कश्मीरी पंडित को नहीं मारा गया। हमारी आपने अभी रूबन की बात सुनी, वो सभी पॉलिटिकल पार्टी से सवाल उठा रहे थे और मेजॉरिटी कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी बनती है। आप सवाल बेशक हर पॉलिटिकल पार्टी से उठाएं, लेकिन फैक्ट उससे चेंज नहीं होता। फैक्ट ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के अंडर हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें घाटी से वापस जाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंडर 30,000 एप्लीकेशंस आई कि उनको घाटी में वापस आना है रिहेबिलिटेशन स्कीम के अंडर। हमारे यहाँ जब हमारी गवर्नमेंट थी 2007 से लेकर 2013 तक, उस टाइम पे एक भी कश्मीरी पंडित को कहीं टारगेट रंजन जी, आप ये मानेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय हालात बेहतर थे? माफ कीजिएगा इफ्रा, काट रही हूं क्योंकि वक्त बहुत कम है। रंजन जी, हालात बेहतर थे पहले और अब बदतर हैं, आप ये कहेंगे? साल से अभी तक कश्मीरी पंडित के लिए हालात कभी नहीं बदले। ये 32 साल से जो जिनोसाइड चलता आ रहा है, अभी भी अब हालात वैसे, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी, सबके टाइम। अब हमारी जान पे थ्रेट नहीं था, लेकिन हालात बराबर यहाँ पे 32 साल से खराब है। लेकिन भाजपा सरकार ने हालातों को सुधारा था, लेकिन ये किसी पाकिस्तान में जो बैठे आईएसआई के आका है, उनको ये रास नहीं आया कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो, कश्मीर में अमन अमान हो और कश्मीर में भाईचारा फिर से पनपे। जी, एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम। एक ब्रेक लेने का वक्त आ गया है। 370 के हटने के बाद वहां पर क्या शांति और सुरक्षा आ पाई? एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम लौटते हैं। हम लोग में आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं, कश्मीर में हो रही हत्याएं आखिर कब रुकेंगी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? लगातार टारगेटेड किलिंग हुई है। 7 मई में श्रीनगर में पुलिसकर्मी गुलाम हसन डार की हत्या की गई। 12 मई को बडगाम में तहसील कर्मचारी राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या हुई। बारामुला में गैर कश्मीरी की हत्या, आतंकी हमले में 2 घायल हुए। लगातार हत्याएं हो रही हैं। 24 मई को श्रीनगर के सौरा में पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी की हत्या हुई, जिनके साथ 7 साल की बेटी मौजूद थी। बडगाम में फिर टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या हुई। 10 साल का भतीजा घायल हुआ। और 31 मई को कुलगाम में एक स्कूल टीचर की, रजनी बाला की, स्कूल में हत्या की गई। 2 जून को कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या हुई। और 2 जून को ही बडगाम में प्रवासी मजदूरों पर भी हमला हुआ। तो एक एक करके बाहर से आए लोगों को, काम करने वाले लोगों को, उनके काम की जगह पर उन पर हमला किया जा रहा है। और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि इन हालात के लिए कौन जिम्मेदार है और सुरक्षा कैसे मुहैया कराई जाए। हम लोग में इतना ही।